तो बच्चों बहुत लंबा समय हो गया है हमें पहले अध्याय को पढ़ते हुए, जिसका नाम है स्थिर विद्युत। मैंने आपसे पहले भी कहा था बहुत बड़ा अध्याय है और इसमें बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो अगला जो टॉपिक है उसे बोलते हैं विद्युत। ध्यान से देखिएगा, इसमें सब कुछ विद्युत है ना। विद्युत द्विध्रुव, अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण। नाम बड़े अजीब से लगते हैं ना, द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमें समझना है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा अगला टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा, हम समझते हैं। उससे पहले कहानी समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहानी सुनना। आपको पता होगा कि अपने भारत में 4 जगह कुंभ का मेला होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है, पता आपको। इसमें से इन 4 में से एक मेला हमें उज्जैन में भी देखने को मिलता है, और जिसे हम सिंहस्थ के नाम से जानते हैं। और अपार भीड़ रहती है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। और अक्सर हमारी भारत की पुरानी फिल्मों में यह दिखाया जाता था कि कुंभ के मेले में अक्सर 2 भाई बिछड़ जाते थे, ऐसा दिखाया जाता था। तो हम ध्यान समझिएगा, उस कुंभ के मेले में हाइड्रोजन समझते हैं आप, और सरणी का पहला तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसके बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह हाइड्रोजन उस मेले में घूमने गया और घूमते घूमते ये बोलता है, काश मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन होता। तो यदि एक और इलेक्ट्रॉन होता तो इसका परमाणु क्रमांक 2 होता, और 2 होता तो ये हीलियम बन जाता, और हीलियम बन जाता तो इसे क्रिया नहीं करना पड़ती। तो ये बोल रहा है, काश मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन होता तो मैं हीलियम बन जाता, मुझे काम नहीं करना पड़ता। और ये बोलते बोलते उस मेले में घूम रहा। बच्चों, उसी मेले में क्लोरीन भी घूम रहा था। आप जानते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और फिर होता है 7, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लियर है, इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। उसी मेले में ये क्लोरीन भी घूम रहा था, और घूमते घूमते ये क्लोरीन, जिसके बाह्यतम कोश में ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन से टकराया और इसने हाइड्रोजन की बात सुन ली। पर फिर भी क्लोरीन बहुत शयाना बनते हुए हाइड्रोजन से पूछता है, चतुर बनते हुए, कि भाई हाइड्रोजन क्या बात है। तो हाइड्रोजन ने कहा कि भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, काश एक और इलेक्ट्रॉन होता तो मैं हीलियम के तुल्य हो जाता और मुझे कार्य नहीं करना पड़ता, मतलब क्रिया नहीं करना पड़ती। ठीक है, तो क्लोरीन ये कहता है कि तेरे पास 1 है, मेरे पास 17 है, फिर भी काम करना पड़ता है। बोले क्यों? तो बोले काम न करने के लिए जरूरी है कि मेरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। और ये बोलते हुए इसने हाइड्रोजन को घूर के देखा। बता सकते हैं क्यों देखा? तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे उस 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्लोरीन ने यह कहा कि भाई हाइड्रोजन एक काम करते हैं, तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो मुझे दे दो, तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाएगा, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, और ना तुम रहोगे और तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्लोरीन ने विचार किया कि ये ऐसे नहीं मानेगा, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ गेम खेलना पड़ेगा। तो क्लोरीन ने बोला, चलो एक काम करते हैं कि मेरे पास 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बाकी जोड़े में है, आपके पास भी 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अपन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं और साझा करके एक युग्म बना लेते हैं। जब तुझे जरूरत पड़े उस युग्म को तू ले लेना और मुझे जरूरत पड़े मैं ले लूंगा। तो हाइड्रोजन ने विचार किया कि भाई 17 वाला 1 वाले से समझौता करने को तैयार है, तो सौदा घाटे का नहीं है, तो अपन कर लेते हैं ऐसा। तो ये राजी हो गया। अब हुआ क्या देखिएगा, हाइड्रोजन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने अपने बाह्यतम कोश के 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का साझा किया। जैसे ही साझा किया तो आप जानते हैं कि क्लोरीन उस वर्ग का तत्व है जिसमें फ्लोरीन पहला सदस्य होता है, और ये प्रबल ऋणविद्युतीय होते हैं। प्रबल ऋणविद्युतीय जो होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने में देर नहीं करते हैं। तो जैसे ही ये जोड़ा बना, इस क्लोरीन ने इस जोड़े को अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही अपनी तरफ खींचा, तो बच्चों आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी को प्लस से दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को माइनस से दर्शाते हैं। तो डेफिनेटली इस क्रिया में ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, इस हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, जिससे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर धन आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अर्थात इस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश आ जाएगा। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना,
बच्चों इनके बीच की ये जो दूरी है, आप जानते हैं केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसे बंध की लंबाई कहते हैं और ये लंबाई इतनी कम होती है कि प्रायः इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। बच्चों ये जो निकाय बना, इसे भौतिकी की भाषा में हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो इसे भौतिकी की दृष्टि से बनाए तो आप देखेंगे इसमें दो आवेश हैं। बच्चों एक आवेश Q, E की जगह Q मान लेते हैं, काय का है, माइनस का, और दूसरा आवेश भी Q है और वो काय का है, प्लस का है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ कितने आवेश हैं? दो। दोनों के परिमाण मतलब मान बराबर है, आप देखो संख्यात्मक मान, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का, मतलब इनकी जात अलग है। और इनके बीच की दूरी जो कि बहुत कम होती है, उसे हमने माना 2l। ये बहुत कम दूरी है, बहुत कम दूरी। बच्चों ये जो निकाय बना, इसे हम भौतिकी की भाषा में विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि हमसे पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? दो समान, समान मतलब जिनके मान बराबर हो उन्हें समान कहते हैं, किंतु विजातीय। क्यों? एक प्लस और एक माइनस है, जात अलग अलग है। तो फिर से बोलते हैं, क्या बोलेंगे? दो समान किंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और ये बच्चों विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, मतलब इसकी परिभाषा है। अब हम देखने जा रहे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये विद्युत द्विध्रुव है, ये आवेश Q, ये भी आवेश Q। बच्चों इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस, आप चाहे तो उधर प्लस इधर माइनस रख सकते हैं। इनके बीच की दूरी बहुत कम, जिसको हमने क्या माना? 2l। हम समझने जा रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बहुत सरल सी परिभाषा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो दो आवेश हैं, हमने इनमें से किसी भी एक आवेश को बिना चिन्ह के उपयोग में लिया। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में ये बताया है कि जब आवेश को बिना चिन्ह के उपयोग में लाया जाए तो इसे आवेश का परिमाण कहते हैं। तो हमसे पूछा जाए ये क्या है, तो हम कहेंगे किसी द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण है और इनके बीच की दूरी कितनी? 2l। यदि हम 2l का इसमें गुणा कर दें, अब इसे शब्दों में पढ़ें तो इसे हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। बच्चों ये जो गुणनफल है, इसे हम स्मॉल p से प्रायः दर्शाते हैं और इसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे? किसी द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे हम स्मॉल p से दर्शाते हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि बच्चों ये जो स्मॉल p है, इसका मात्रक और विभव सूत्र क्या होना चाहिए। तो आप देखें ये दो राशियों से मिलकर बना है, तो यदि हम इन दोनों के मात्रकों का आपस में गुणा कर दें तो डेफिनेटली इसका अपना मात्रक बनेगा। तो ये कौन है? आवेश। बच्चों आवेश का मात्रक कूलाम होता है और गुणित में क्या लिखा है? 2l। 2l क्या है? दूरी। दूरी का ऐसा ही मात्रक बच्चों मीटर होता है। तो ये जो पूरा मात्रक बना कूलाम इंटू मीटर, ये द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। बराबर है। हम चाहें तो इसको शॉर्ट में कूलाम को C और मीटर को M लिख सकते हैं, बस बट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। हो सकता है कि अभी आप इसको जब तक वीडियो देख रहे हैं आप इसको बोले कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, पता चला कुछ दिनों बाद सेंटीमीटर। तो इसलिए आप इसको पूरा ही लिखना कूलाम गुणित मीटर। अब हम देखने जा रहे हैं इसका विभव सूत्र क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये 2l दूरी है। बच्चों दूरी मतलब लंबाई, लंबाई का विभव सूत्र l होता है। और ये कौन है? आवेश। बच्चों आवेश का विभव सूत्र Ta होता है। तो पूरा विभव सूत्र बना LTA। और यदि इसमें आप चाहें m को भी शामिल करना है और पूर्ण विभव सूत्र लिखना है तो इसे लिख सकते हैं m की घात 0 LTA और ये इसका विभव सूत्र होता है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ये द्विध्रुव आघूर्ण सदिश है या अदिश है। तो याद रखिएगा इसमें जो दोनों आवेश हैं इनके बीच की ये जो दूरी है बच्चों, इसे प्रभावकारी लंबाई के नाम से भी जाना जाता है। और प्रभावकारी लंबाई एक सदिश होती है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो क्लियर है कि ये द्विध्रुव आघूर्ण में एक सदिश होगा जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है। नेट आवेश मतलब कुल आवेश कितना होता है। तो आप देखें इसमें दो आवेश हैं, दोनों के परिमाण बराबर पर चिन्ह अलग अलग है। तो यदि इनको हम जोड़ने जाएंगे तो मान शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है। और याद रखिएगा इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी द्विध्रुव उतना अच्छा कहलाता है।
और यदि दूरी बहुत ही कम होगी तो वो आदर्श हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या निकला कि आदर्श द्विध्रुव का आकार शून्य होता है। आदर्श द्विध्रुव का आकार शून्य होता है। ठीक है बच्चों, आज वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे।